आज 21 जून को नीट री एग्जाम हो रहा है और इस एग्जाम को सिक्योर करने के लिए सरकार ने एयरफोर्स तक को इन्वॉल्व कर दिया है। लेकिन पेपर लीक से लेकर आज री एग्जाम तक 11 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी की सबसे दर्दनाक साइड अब स्टूडेंट डेथ्स के रूप में सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट यूजी एग्जाम कैंसिल होने और 21 जून के रीटेस्ट के बीच कम से कम 11 एस्पिरेंट्स के रिपोर्टेड सुसाइड केसेस सामने आए हैं। इस हफ्ते इंदौर से भी एक केस रिपोर्ट हुआ जहां एक नीट एस्पिरेंट की डेथ हुई और फैमिली ने बताया कि स्टूडेंट मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद एग्जाम प्रेशर में थी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक एलिगेशंस के बाद ओरिजिनल एग्जाम कैंसिल हुआ और 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। मेडिकल एंट्रेंस ऑलरेडी इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक है, जहां सीट्स लिमिटेड है और प्रेशर बहुत हाई होता है। लेकिन पेपर लीक के बाद स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम का प्रेशर नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी, अनफेयरनेस और फ्यूचर डिले का भी डर फेस करना पड़ा। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम सिस्टम के फेलियर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, फैमिलीज और उनके फ्यूचर पर पड़ता है। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है प्रभजोत और इस शो में हम पिछले एक हफ्ते में देश दुनिया में जो हुआ उन सब पर बात करेंगे, वो भी बिना किसी फालतू ओपिनियन और ड्रामा के। अब चलिए इसी नीट कंट्रोवर्सी से जुड़ी नेक्स्ट अपडेट पर आते हैं। टेलीग्राम पर इंडिया में इस हफ्ते टेम्पररी बैन भी लगा दिया गया और इसका डायरेक्ट कनेक्शन नीट यूजी री एग्जाम से है। नीट यूजी री एग्जाम आज 21 जून को शेड्यूल्ड है और अथॉरिटीज का कंसर्न था कि टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनल्स के थ्रू फेक पेपर लीक्स, स्कैम लिंक्स और एग्जाम रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड हो सकती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने टेलीग्राम एक्सेस को 22 जून तक रिस्ट्रिक्ट करने का ऑर्डर दिया। टेलीग्राम ने इस ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया, लेकिन कोर्ट ने गवर्नमेंट के डिसीजन को फिलहाल वैलिड माना। कोर्ट का कहना था कि एग्जाम इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है और रिस्ट्रिक्शन लिमिटेड टाइम के लिए ही लगाया गया है। टेलीग्राम सीईओ पवेल दुरोव ने इस बैन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि इससे 150 मिलियन से ज्यादा नॉर्मल इंडियन यूजर्स परेशान हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल क्रिमिनल्स दूसरे ऐप पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन एनटीए और गवर्नमेंट साइड का पॉइंट था कि री एग्जाम से पहले फेक पेपर लीक मैसेजेस स्टूडेंट्स में पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया में एग्जाम सिक्योरिटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट फ्रीडम तीनों इश्यूज एक साथ डिबेट में आ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के इस हफ्ते फिर कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गए। जयपुर के शहीद स्मारक पर सीजेपी अनएम्प्लॉयमेंट और नीट पेपर लीक इशू को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दीप को सपोर्टर्स के कंधों पर उठाकर ले जाया जा रहा था और तभी कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट साइट पर केओस क्रिएट हो गया और पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। जयपुर इंसिडेंट के बाद सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके ने सपोर्टर से थाली और चम्मच लेकर आने की अपील करी थी। सीजेपी की मेन डिमांड नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी, अनएम्प्लॉयमेंट और एग्जाम सिस्टम फेलियर्स को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी पर है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स और यूथ का एग्जाम सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट अब से सोशल मीडिया मूवमेंट नहीं रहा बल्कि ग्राउंड प्रोटेस्ट पे कन्वर्ट हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच एलओसी पर इस हफ्ते एक रेयर मूवमेंट देखने को मिला। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी नेशनल असद खान को पाकिस्तान को वापस हैंडओवर कर दिया। असद खान 12 जून को जम्मू कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के तीतवाल सेक्टर में एलओसी क्रॉस करने के बाद पकड़ा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का रेजिडेंट है। आर्मी के अकॉर्डिंग डिटेंशन के दौरान उसके साथ डिग्निटी और कंपैशन के साथ ट्रीटमेंट किया गया और 18 जून को फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू उसकी सेफ रिपैट्रिएशन कर दी गई। इस इंसिडेंट का सबसे रेयर मूवमेंट था इंडियन आर्मी ऑफिसर और पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के बीच हैंडशेक। करंट इंडिया पाकिस्तान टेंशन के एनवायरनमेंट में ऐसी हैंडशेक रेयर मानी जा रही है क्योंकि एलओसी पर मिलिट्री कम्युनिकेशन यूजुअली बहुत फॉर्मल और सेंसिटिव होता है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट रखते हुए भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दिखाई। पीएम मोदी इस हफ्ते G7 समिट अटेंड करने फ्रांस के इवियन गए, जहां उन्होंने कई ग्लोबल लीडर्स के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग करी। G7 दुनिया के 7 मेजर इकोनॉमीज का ग्रुप है, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन फ्रांस ने इंडिया को पार्टनर कंट्री के रूप पर इनवाइट किया था। रीजन ये है कि ट्रेड, एनर्जी, एआई, क्लाइमेट और ग्लोबल साउथ जैसे इश्यूज पर इंडिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। समिट के साइडलाइंस पर पीएम मोदी ने ट्रंप, कनाडा की पीएम मार्क कार्नी, यूके पीएम कियर स्टारमर, यूएई प्रेसिडेंट, जापान, साउथ कोरिया, केन्या और इजिप्ट के लीडर से मीटिंग्स करी। ट्रंप के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने इंडियन सीफेयर्स की सेफ्टी का इशू उठाया क्योंकि गल्फ रीजन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सी रूट्स इंडिया के ऑयल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कनाडा के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने, यूके के साथ ट्रेड डील, यूएई के साथ सेफ सी रूट्स और जापान, साउथ कोरिया के साथ टेक्नोलॉजी और कॉमर्स पर भी बात हुई। ये समिट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि इंडिया मेंबर ना होते हुए भी ग्लोबल डिसीजन मेकिंग टेबल पर अपनी जगह बना रहा है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की, जहां इस हफ्ते पंजाब से महाराष्ट्र और बंगाल तक रीजनल पार्टीज में काफी हलचल देखने को मिली।
पंजाब पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सीएम भगवंत मान की वायरल वीडियो को लेकर हुई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ जिसमें एलिजिडली भगवंत मान सिख रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए दिख रहे थे। अकाल तख्त की साइड से कहा गया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वीडियो ऑथेंटिक है और एआई जनरेटेड नहीं है। इसके बाद अकाल तख्त ने भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी तक कह दिया और सिख कम्युनिटी से उनसे डिस्टेंस बनाने की बात भी कही। अब भगवंत मान और आपकी साइड अलग है। भगवंत मान का कहना है कि वीडियो में दिख रहा पर्सन वो नहीं है बल्कि उनके जैसा दिखने वाला एक्टर यूज किया गया है। आम आदमी पार्टी ने 2 फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स दिखाई जिनके अकॉर्डिंग वीडियो में दिख रहे पर्सन के फेशियल फीचर्स भगवंत मान से मैच नहीं करते। भगवंत मान ने पंजाब डीजीपी को वीडियो क्रिएट और सर्कुलेट करने वाले लोगों की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले साल पंजाब में इलेक्शंस हैं और ऐसे सेंसिटिव रिलीजियस वीडियोस की टाइमिंग पर भी पॉलिटिकल सवाल उठ रहे हैं। भगवंत मान की वायरल वीडियो को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में इस हफ्ते शिवसेना यूबीडी के अंदर एक नया क्राइसिस शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे कैंप के 6 एमपीज ने रेबेलियन का सिग्नल दिया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मीटिंग करी। इन रेबेल एमपीज का क्लेम था कि पार्टी के अंदर कांग्रेस के साथ मर्जर की बात चल रही है और वो उद्धव कैंप से अलग स्टांस ले रहे हैं। इसके बाद शिवसेना यूबीडी के अंदर टेंशन और बढ़ गई क्योंकि 2022 में ऑलरेडी एकनाथ शिंदे के रेबेलियन के बाद पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस मर्जर के क्लेम्स को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर शिव सैनिक्स को उनकी लीडरशिप पर ट्रस्ट नहीं है तो वो चीफ पोस्ट छोड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन पार्टी को चोरों के हाथ नहीं देंगे। लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि पार्टी की 60th एनिवर्सरी इवेंट पर सिर्फ कुछ एमपीज उद्धव के साथ दिखे जबकि रेबेल एमपीज दूर रहे। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रीजनल पार्टीज के लिए लॉयल्टी, लीडरशिप और डिफेक्शंस अब सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज बन चुके हैं। टीएमसी के अंदर चल रहा स्प्लिट क्राइसिस अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के 20 रेबेल एमपीज ने स्पीकर से डिमांड की थी कि उन्हें अलग ग्रुप के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। इन एमपीज का क्लेम है कि उन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ मर्जर कर लिया है, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कैंप ने इस मूव को डायरेक्ट डिफेक्शन बताया है। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला से मीटिंग करके 20 रेबेल एमपीज के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन सबमिट कर दी है। टीएमसी का आर्गुमेंट है कि कोई एमपी पब्लिक से टीएमसी के सिंबल पर वोट लेकर जीतने के बाद बिना सीट छोड़े किसी दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता। अब डिसीजन स्पीकर के पास है कि रेबेल एमपीज को सेपरेट ग्रुप रिकॉग्निशन मिलेगी या उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बंगाल इलेक्शन के बाद टीएमसी ऑलरेडी प्रेशर में है। अगर लोकसभा में भी पार्टी स्प्लिट होती है तो ममता बनर्जी की नेशनल पॉलिटिक्स में पोजीशन और ऑपोजिशन यूनिटी दोनों पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। झारखंड राज्यसभा इलेक्शन में इस हफ्ते कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को एक बड़ा झटका लगा। स्टेट की 2 राज्यसभा सीट्स के लिए वोटिंग हुई जिसमें से एक सीट जेएमएम के बैद्यनाथ राम ने जीत ली, लेकिन दूसरी सीट पर सरप्राइज हुआ क्योंकि एनडीए बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नाथवानी ने कांग्रेस कैंडिडेट प्रणव झा को हरा दिया। यह इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर्स का है। झारखंड असेंबली में एनडीए के पास 24 एमएलएज हैं जबकि राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए थे। इसके बावजूद नाथवानी को 28 वोट्स मिले जिसकी वजह क्रॉस वोटिंग मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऑपोजिशन अलायंस एमएलएज ने नाथवानी के फेवर में वोट किया, ऑल्दो सीपीआई एमएल साइड ने क्रॉस वोटिंग एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। कांग्रेस के लिए ये डिफीट सीरियस है क्योंकि स्टेट में इंडिया ब्लॉक के पास कंफर्टेबल नंबर्स थे। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन में एमएलएस की लॉयल्टी डायरेक्ट नेशनल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है। अब बढ़ते हैं बिजनेस न्यूज की तरफ, जहां इस हफ्ते इंडिया के आईपीओ मार्केट से लेकर ग्लोबल टेक डील्स तक काफी बड़ी अपडेट्स आई। इंडिया के आईपीओ मार्केट में रिलायंस जियो ने इस हफ्ते सबका ध्यान खींच लिया। जियो प्लेटफॉर्म्स ने सेबी के पास अपना डीआरएसपी फाइल कर दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंडिया का बिगेस्ट एवर आईपीओ बन सकता है। आईपीओ का एस्टिमेटेड साइज लगभग 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिजिटल और टेलीकॉम बिजनेस है जिसके अंदर रिलायंस जियो इन्फोकॉम आता है। जियो के पास 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और कंपनी टेलीकॉम के साथ एआई, क्लाउड, एंटरप्राइज नेटवर्क्स और डिजिटल सर्विसेज में भी एक्सपैंड कर रही है। इस आईपीओ में अप टू 27 करोड़ फ्रेश शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस पैसे का बड़ा हिस्सा जियो इन्फोकॉम के डेट रीपेमेंट के लिए यूज हो सकता है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जियो का लिस्टिंग इंडिया के टेलीकॉम, डिजिटल इकोनॉमी और आईपीओ मार्केट के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट बन सकता है। जियो के साथ साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ पर भी इस हफ्ते बड़ी अपडेट आई। एनएसई ने सेबी के पास अपना डीआरएसपी फाइल कर दिया है जिससे इंडिया के सबसे अवेटेड आईपीओ में से एक फाइनली आगे बढ़ गया है। एनएसई इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहां निफ्टी जैसे मेजर इंडिसेस और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आईपीओ का साइज अराउंड 30,000 करोड़ रुपए हो सकता है।
जो इंडिया के लार्जेस्ट आईपीओ में से एक बन सकता है। इस आईपीओ में कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं करेगी, ये प्योर ऑफर फॉर सेल होगा जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचेंगे। इसका मतलब आईपीओ का पैसा एनएसई को नहीं बल्कि सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। डीआरएसपी के अकॉर्डिंग अप टू 148.9 मिलियन इक्विटी शेयर्स सेल किए जा सकते हैं। एसबीआई बिगेस्ट सेलिंग शेयर होल्डर बताया जा रहा है, जबकि एलआईसी जिसके पास एनएसई का मेजर स्टेक है फिलहाल अपनी होल्डिंग नहीं बेच रही। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनएसई लिस्टिंग से इंडिया के कैपिटल मार्केट को एक बड़ा माइलस्टोन मिलेगा और इन्वेस्टर्स को फाइनली एनएसई शेयर्स में पब्लिक मार्केट के थ्रू एंट्री का मौका मिल सकता है। स्पेसएक्स के ब्लॉकबस्टर आईपीओ के जस्ट बाद इलॉन मस्क ने एक और बड़ा मूव कर दिया है। स्पेसएक्स ने एआई कोडिंग स्टार्टअप कर्सर को $60 बिलियन की एक ऑल स्टॉक डील में एक्वायर करने का एग्रीमेंट कर लिया है। कर्सर की पेरेंट कंपनी एनिस्फेयर है और डील कंप्लीट होने के बाद ये स्पेसएक्स की होली ओन्ड सब्सिडियरी बन जाएगी। कॉन्टेक्स्ट के लिए कर्सर एक एआई कोडिंग टूल है जिसे डेवलपर्स कोड लिखने, एडिट करने और सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। स्टार्टअप के सीईओ माइकल ट्रूएल सिर्फ 25 साल के हैं और इस डील के बाद वो एआई एरा के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर्स में शामिल हो सकते हैं। स्पेसएक्स के लिए ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एआई कोडिंग रेस में ओपनएआई कोडेक्स और एंथ्रोपिक क्लाउड कोड जैसे टूल्स ऑलरेडी स्ट्रांग हैं। कर्सर को स्पेसएक्स और एक्सएआई के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस मिल सकता है जिससे प्रोडक्ट और फास्ट ग्रो हो सकता है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्पेसएक्स अब सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट से लिमिटेड नहीं दिख रही। आईपीओ के बाद कंपनी एआई सॉफ्टवेयर और डेवलपर टूल्स मार्केट में भी एग्रेसिव एंट्री कर रही है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इस हफ्ते एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। आरबीआई डेटा के मुताबिक 12 जून को खत्म हुए वीक में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स करीब $9.98 बिलियन तक गिरकर $671.62 बिलियन पर आ गए। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, गोल्ड और इंटरनेशनल एसेट्स का बैकअप, जिसे कंट्री इंपोर्ट पेमेंट्स, रूपी स्टेबिलिटी और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम यूज कर सकती है। इस डिक्लाइन का मेन रीजन फॉरेन करेंसी एसेट्स नहीं बल्कि गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू में गिरावट थी। आरबीआई की डेटा के अकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी एसेट्स $846 मिलियन बढ़कर $544.29 बिलियन हो गए, लेकिन गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू $10.75 बिलियन गिरकर $103.82 बिलियन पर आ गई। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गोल्ड रिजर्व्स की डॉलर वैल्यू प्राइसेस और वैल्यूएशन चेंजेस से भी मूव करती है, इसलिए हर फॉल का मतलब डायरेक्ट गोल्ड सेलिंग नहीं होता। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेस्ट एशिया टेंशन, ऑयल प्राइसेस और रूपी प्रेशर के बीच इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पर मार्केट की नजर बनी रहती है। स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स इंडिया के लिए एक्सटर्नल शॉक्स के अगेंस्ट फाइनेंशियल सेफ्टी कुशन का काम करते हैं। अब दुनिया की बात करते हैं, जहां इस हफ्ते वेस्ट एशिया से लेकर रशिया यूक्रेन वॉर और यूके के सोशल मीडिया रूल्स तक बड़ी अपडेट्स रही। वर्ल्ड न्यूज की सबसे बड़ी स्टोरी इस हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच हुआ स्टार्टिंग पीस एग्रीमेंट रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि यूएस और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन यहाँ क्लियर पॉइंट ये है कि ये फाइनल पीस ट्रीटी नहीं है, ये एक इनिशियल एमओयू है, जिसका मतलब है कि दोनों साइड्स ने आगे बातचीत करने के लिए बेसिक पॉइंट्स पर एग्रीमेंट किया है। इस डील के मेन पॉइंट्स ये हैं। ईरान ने कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स परस्यू नहीं करेगा, लेकिन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम एनरिचमेंट को कंप्लीटली बंद करने की बात अभी फिलहाल फाइनल नहीं हुई है। यूएस साइड लिमिटेड सैंक्शंस रिलीफ और ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर वेवर्स देने को रेडी दिख रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी फोकस है क्योंकि यही रूट ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूट ओपन होता है तो ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल मार्केट्स को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन डील अभी फ्रेजाइल है क्योंकि इजरायल और रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर टॉक्स आगे बढ़ती हैं तो इंडिया की ऑयल सप्लाई, फ्यूल प्राइसेस और ग्लोबल मार्केट्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। ईरान अमेरिका पीस एग्रीमेंट के जस्ट बाद लेबनान में इजरायली स्ट्राइक्स ने वेस्ट एशिया की टेंशन फिर से बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने सदर्न लेबनान के नेबती डिस्ट्रिक्ट में हेजबुल्ला लिंक टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स और शेलिंग करी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इजरायली स्ट्राइक्स में लेबनान में एटलीस्ट 47 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई। अब इसका ईरान यूएस डील से कनेक्शन समझिए। अमेरिका और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो फाइनल पीस ट्रीटी नहीं है, ये एक स्टार्टिंग एग्रीमेंट है जिसमें न्यूक्लियर टॉक्स, सैंक्शंस रिलीफ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रीजन में फाइटिंग कम करने जैसे पॉइंट शामिल हैं। लेकिन हेजबुल्ला ईरान बैक ग्रुप है और इजरायल का कहना है कि हेजबुल्ला से थ्रेट अभी भी कंटिन्यू है। इसी वजह से इजरायल ने लेबनान में स्ट्राइक्स जारी रखी। ईरान के साइड का पॉइंट है कि लेबनान पर अटैक्स एग्रीमेंट की स्पिरिट के खिलाफ है। इसी टेंशन के चलते स्विट्जरलैंड में होने वाली यूएस ईरान इंप्लीमेंटेशन टॉक्स पोस्टपोन हो गई। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर लेबनान फ्रंट फिर से भड़कता है तो ईरान यूएस डील, ऑयल प्राइसेस और वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी सब पर असर पड़ सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर में इस हफ्ते यूक्रेन ने मॉस्को पर अपने सबसे बड़े ड्रोन अटैक्स में से एक लॉन्च किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनियन ड्रोन्स ने मॉस्को के एक मेजर ऑयल रिफाइनरी को हिट किया और ये सेम रिफाइनरी पर एक ही हफ्ते में दूसरा अटैक था। अटैक के बाद रिफाइनरी एरिया से थिक ब्लैक स्मोक उठा, फायर लगी और मॉस्को के कुछ एरियाज में रेसिडेंट्स ने ऑयली ब्लैक रेन गिरने की बात करी।
रशियन अथॉरिटीज ने ब्लैक रेन क्लेम को डिनाई किया, लेकिन रेसिडेंट्स को विंडोज बंद रखने और वल्नरेबल लोगों को कॉशन फॉलो करने की एडवाइजरी दी गई। इस अटैक का गोल रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेशर में लाना बताया जा रहा है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज रशिया की फ्यूल सप्लाई और वॉर इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट ट्रंप और G7 के पीस पुश के बीच हुई, जहां यूक्रेन वॉर एंड करने की बात हो रही थी, लेकिन मॉस्को रिफाइनरी स्ट्राइक दिखाती है कि ग्राउंड पर वॉर अभी और अग्रेसिव हो रही है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूक्रेन अब रशिया के अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हिट कर रहा है और इससे पीस टॉक्स, फ्यूल सप्लाई और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर असर पड़ सकता है। यूके ने इस हफ्ते चिल्ड्रन और सोशल मीडिया को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर की गवर्नमेंट अंडर 16 चिल्ड्रन के लिए सोशल मीडिया बैन लाने जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स 16 साल से कम एज के यूजर्स को अपनी सर्विसेज ऑफर नहीं कर पाएंगे। यूके गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चों को हार्मफुल कंटेंट, एडिक्टिव स्क्रोलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और स्ट्रेंजर से कॉन्टेक्ट से प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया है, लेकिन ये बैन व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप पर अप्लाई नहीं होगा। सरकार ने यह भी कहा कि गेमिंग साइट्स और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अंडर 16 के लिए स्ट्रेंजर कम्युनिकेशन और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे फीचर्स रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे। इस रूल को इन्फोर्स करने के लिए प्लेटफॉर्म्स को एज वेरिफिकेशन या एज अश्योरेंस सिस्टम्स यूज करने पड़ सकते हैं। रूल पार्लियामेंट में क्रिसमस से पहले लाया जा सकता है और प्रोटेक्शन स्प्रिंग 2027 तक अप्लाई होने की उम्मीद है। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आपको इस वीक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में।